अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद यासीन, लेक्चरर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उकाड़ा। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। चलें जी, अब हम आते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पे। रिलेटिव एटॉमिक मास एटम की एक प्रॉपर्टी है। जब हम एटम्स जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एटम हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट के एटम हैं, और हर एक का कोई ना कोई एटॉमिक मास होता है जिसको हम मुख्तलिफ़ यूनिट्स में हम इसके लिए यूज़ करते हैं। किलोग्राम भी यूज़ करते हैं, AMU भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि आम तौर पर एटॉमिक मास के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। और आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि 1 AMU जो है वो कितने के इक्वल होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये एक हमारे पास एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने का एक ये रिलेशन दिया हुआ है कि आम तौर पर हमारे यहाँ मास जो है वो किलोग्राम में या ग्राम में देखा जाता है। तो AMU और किलोग्राम का क्या रिलेशन है, हम इसकी मदद से AMU से किलोग्राम बना सकते हैं, किलोग्राम से AMU बना सकते हैं। अब जो एटॉमिक मास यूनिट है ये एक एटम का मास होता है। अब अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का जैसे 1 AMU है तो इट्स मीन इतना है, और इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू। और इतनी छोटी वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए, मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो फिर हम मास की बात जब करते हैं तो कैसे करते हैं? तो जब भी हम मास की बात करते हैं फिर हम उसके साथ टर्म इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब है? ये ऐसा किसी एटम का मास होता है जो किसी के साथ कंपेयर किया गया, रिलेट किया गया है, इसी वजह से ये टर्म जो है वो रिलेटिव इस्तेमाल हुई है। अब रिलेटिव किससे कंपेयर किया गया है, किससे रिलेट किया गया है, उसके लिए अगर हम देखें तो हमें पता चलता है जी ये कार्बन 12 से कंपेयर किया गया। कार्बन 12 से कंपेयर करके हर एटम का एटॉमिक मास निकाला गया है, इसलिए हर एटम का जो मास है वो कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द कार्बन 12। इस रेफरेंस से देखा जा रहा है। अब कार्बन 12 ही क्यों? ये क्वेश्चन जो है ना ये काफ़ी आप ये कह लें कि आम है कि जी कार्बन 12 ही क्यों। अब जिस बंदे ने इसको रेफरेंस के तौर पर फर्स्ट टाइम लिया, या आज हम जिसको इसकी बात कर रहे हैं, तो कुछ लॉजिक हमें समझ आते हैं कि ये कार्बन जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारी नेचर में, और इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। फ्री स्टेट में मुख्तलिफ फॉर्म में हमें सिर्फ कार्बन की फॉर्म में मिलता है, जैसे इसकी मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ग्रेफाइट है, बक्की बॉल्स वगैरह हैं। तो मे बी ये वो चीज़ें हों, ये वो लॉजिक्स हों जिसकी बेस पे इसको यूज़ किया गया, और इसका मास 12 AMU कंसीडर किया गया। ठीक है, अब 12 ही क्यों किया गया इसके बारे में भी कोई लॉजिक नहीं है। आप ऐसे समझ लें जैसे एक मीटर की एक पर्टिकुलर लेंथ है, जो फर्स्ट टाइम किसी भी बंदे ने मीटर की जब वो टर्म इस्तेमाल की और उसने एक पर्टिकुलर लेंथ, जाहिर है उसके माइंड में कुछ लॉजिक होंगे, लेकिन आज हमने उसको स्टैंडर्ड माना हुआ है, और हम एक मीटर की जब बात करेंगे तो दुनिया में हम कहीं भी चले जाएं वो एक पर्टिकुलर मीटर उतना ही है जितनी उसकी लेंथ है। अब अगर वो बंदा जिसने फर्स्ट टाइम ये टर्म इस्तेमाल की, अगर वो उसकी लेंथ कम या ज़्यादा रख लेता तो आज हम उसी को फॉलो कर रहे होते, क्योंकि उसने जो ये एक लेंथ बनाई वही हम उसको स्टैंडर्ड के तौर पर लेके चल रहे हैं। इसी तरह से कार्बन को 12 कंसीडर किया गया,
और फिर बाकी तमाम एटम को कार्बन से कंपेयर करके किया गया। अब कंपैरिजन कैसा है, थोड़ा सा हम उसको लॉजिकली देखते हैं, थोड़ा इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन पे आते हैं। सपोज आपके पास एक बैलेंस हो, उस बैलेंस में आपके पास एक तरफ आप कार्बन रखते हैं, आपने कार्बन रखा, एक कार्बन रख दिया सपोज, दूसरी तरफ आप कोई एक्स अननोन एलिमेंट है उसके एटम, ये जस्ट सपोज की हुई है, एक्चुअल में ऐसा ऑपरेटर्स नहीं है कि हम इसको इस तरह से वेट करके कंपेयर करें, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि हम कंपेयर करने का क्या मतलब है। अब एक तरफ कार्बन है जो कि 12 है, हमें पता है कि इसका मास कितना है 12 है, दूसरी तरफ एक्स हमने लिया हुआ है और उसका मास हमें नहीं पता, अननोन कोई एटम है। सपोज करते हैं कि इनको बराबर करने के लिए ये x के हमें 4 एटम रखने पड़े, फिर जाके ये बराबर हुआ। इट्स मीन 1 कार्बन इज इक्वल टू 4x, और हमें पता है 1 कार्बन का मास कितना है जी 12। क्यों 12 है? क्योंकि हमने लिया है 12 है, तो ये 12 है तो 4x क्या होगा 12 के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें x किसके इक्वल आएगा, वो 12/4 x विल बी इक्वल टू 3। इट्स मीन इस एटम का जो x एटम है, हमें नहीं पता क्या है कौन सा है, थ्योरेटिकली हम जस्ट ये एक एग्जांपल से देख रहे हैं कि इसका मास जो होगा वो फिर कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 4 इसके जो हैं वो एक कार्बन के एटम से इक्वलाइज हो रहे हैं। तो इट्स मीन कि एक कार्बन का एक का 3 होगा, दूसरे का 3, तीसरे का 3, चौथे का 3, चारों के चारों का 3 प्लस करेंगे तो वो 12 होगा, इसलिए ये इक्वल हो गया। ये तो जनरल सा मैंने आपको बताया है, लेकिन ये काम हम जिस इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, आगे हम उसकी डिटेल पढ़ेंगे, वो होता है जी मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये कंपैरिजन हम उसकी मदद से करते हैं टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, ठीक है। तो उसमें हम ये डिटेल में देखेंगे कि हम इसको कार्बन के साथ कंपेयर करके एक्चुअल में इसका मास निकालते कैसे हैं। तो ये है रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन करें तो अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक में लिखी हुई बुक है, डेफिनेशन है, वो क्या है, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि किसी भी एलिमेंट के एटम का मास एज कंपेयर टू द 1/12 ऑफ द कार्बन 12। मतलब क्या हुआ कि किसी भी एटम का वो मास जो कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाला जाए। अब कार्बन 12 जो है वो कार्बन का 12 एटॉमिक मास वाला एटम लेके उससे कंपेयर करके जो भी किसी का एटॉमिक मास निकलेगा वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। लेकिन चूंकि हम विद रेफरेंस टू कार्बन निकाल रहे हैं तो इसलिए वो एटॉमिक मास कहलाता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मुख्तलिफ एटम के एटॉमिक मास हमारे जो पीरियोडिक टेबल में लिखे हुए हैं, हाँ, उनको भी हम देखेंगे कि वो किस तरह से निकाले गए हैं या वो कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास के बाद जो एक हमारे जो इस बुक में एक टेबल भी बना हुआ है, उसमें मुख्तलिफ एलिमेंट के एटॉमिक मास जिक्र किए गए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या पीरियोडिक टेबल में उनके एटॉमिक मास मेंशन होते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है जी वो है आइसोटोप। आइसोटोप्स, ये आप ये कह लें कि एक एटम जो होता है, किसी भी एलिमेंट का एटम, ऐसा एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, क्या कंडीशन होनी चाहिए, सेम एलिमेंट्स के कुछ एटम ऐसे होते हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मैस नंबर होता है, या आप इसको एटॉमिक मैस भी कह सकते हैं।
ये डेफिनेशन है आइसोटोप्स की। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, atoms of the same element which have same atomic number but different mass number। मतलब ये कि एलिमेंट एक ही होगा, कार्बन ही है, उसका मुख्तलिफ मैस वाले कुछ जो है वो एटम मौजूद होते हैं। ये नेचुरली ये चीज़ें हमें मिली तो हमने उनको जस्टिफाई किया और ये टर्म जो है वो इस्तेमाल की, जिसमें सबसे पहले ये जो आइसोटोपी, ये जो फिनोमेना है, इसके बारे में बताया सोडी ने। सोडी ने ये आइसोटोपी के टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई। अब एक चीज तो हमें समझ आ गई कि जी आइसोटोप्स क्या होते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर। लेकिन इनकी क्या प्रॉपर्टीज में भी फर्क होता है कि नहीं होता। अब याद रखें, वो प्रॉपर्टीज जो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही हैं, वो चूंकि सब में सेम होगा एटॉमिक नंबर, तो वो प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, और वो प्रॉपर्टीज जो मैस पे डिपेंड करेंगी वो डिफरेंट होंगी। अब जो एटॉमिक नंबर पे बेस करती हैं वो कौन सी हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? विच डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आमतौर पे ये होता है कि ये डिपेंड करती हैं किस पे? मैस नंबर पे या एटॉमिक मैस पे। तो यहां से हमारे पास एक क्लियर एक बात, एक कॉन्सेप्ट समझ आता है क्या? कि ऑल द आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसको आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? ठीक है जी, समझ तो आ गई। एक तो हम ये कह सकते हैं जी एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर पे केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, इसलिए उनका जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि सारे आइसोटोप्स जो एक एलिमेंट के होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। लेकिन इसको और ज़्यादा हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, और किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर Z जितना होता है एटॉमिक नंबर, उसी के अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। याद रखें, मैं न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूं। अगर वो कोई आयन बन जाएगा तो उसमें ये चीज जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। अब ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक केमिकल प्रॉपर्टीज, आपने फर्स्ट वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि केमिकल रिएक्शन होते क्या हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं जो वो किसी दूसरे एटम के एलिमेंट के एटम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो वो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो बॉन्डिंग है। एक से बॉन्डिंग उसकी हुई हुई है, वो तोड़ता है, नए से बॉन्डिंग बना लेता है, जो कि पहली वीडियो में आप देख चुके हैं। अब यहाँ पे वो बॉन्डिंग किसकी वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। इट्स मीन एटम का केमिकल बिहेवियर जो होता है विच बेस्ड ऑन देयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सिंपली एक वर्ड में आप ये कहें तो आप कह सकते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे उनका जो केमिकल बिहेवियर होता है या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेम होना, जो कि एक आइसोटोप में सेम होते हैं बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। तो सेम एटॉमिक नंबर, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। अब एक और चीज याद रखें, आइसोटोप में डिफरेंस क्या होता है? ये प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है, तो फंडामेंटल पार्टिकल में तीसरी क्या चीज रहेगी? वो है जी न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं इन आइसोटोप्स। नंबर उनका जो है डिफरेंट इन आइसोटोप्स। ये भी याद रखें कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होते हैं। आप फॉर एग्जांपल हम कार्बन के आइसोटोप्स की बात करें,
कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। अगर सब में देखें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद जो है वो 6 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कितने होंगे, इसमें 6 ही है, इसमें जी 7 हो जाएंगे, इसमें 8 हो जाएंगे। तो इट्स मीन ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स हैं वो आइसोटोप्स में डिफरेंट हैं, बल्कि जबकि जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इक्वल होते हैं। तो ये था थोड़ा सा इसके हवाले से कि उनमें मेजर डिफरेंस पार्टिकल के हवाले से क्या होता है। दो चीज़ें हमने देखी हैं अभी तक, एक तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स की होती है, और दूसरा हमने देखा कि उनके जो नंबर उनके पार्टिकल्स में डिफरेंस है वो क्या होता है। अब एक और चीज़ इसके साथ हम देखते चलते हैं साथ ही, वो क्या है जी, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। अब आप जानते हैं, थोड़ा सा आपने पिछले क्लासेस में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल जो होता है वो अरेंज होता है किस लिहाज से, पीरियोडिक टेबल अरेंज किया हुआ है एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो इट्स मीन उसका जो पोजीशन होगी वो एक ही जगह पे आएगी। अब किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हों, बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, यही वजह है कि पीरियोडिक टेबल में वो एक ही नंबर पर सारे आ जाएंगे। अब ये आगे हम देखेंगे कि एक टर्म आगे इस्तेमाल करेंगे, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। एक्चुअली पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ जो एलिमेंट होता है वो कोई एक आइसोटोप नहीं होता, बल्कि उस एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यहाँ पे हमने एक रेफरेंस से, एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया कि वो एटॉमिक नंबर चूंकि सबका सेम होता है, तो इट्स मीन अगर कार्बन 6 लिखा हुआ है तो वो चूंकि इसका भी कार्बन 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, चाहे उनका मैस नंबर डिफरेंट है, लेकिन जब उनको इसके लिहाज से अरेंज किया जाएगा तो तीनों को इकट्ठा एक ही जगह पे लिखा जाएगा। हाँ, मैस नंबर के लिहाज से देखें तो हम अलग अलग उनकी पोजीशन देखेंगे, लेकिन पीरियोडिक टेबल चूंकि एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया है, इसलिए किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उन सब की पोजीशन जो होती है वो एक ही होगी। ये तो है पीरियोडिक टेबल के अंदर उनकी अरेंजमेंट के हवाले से। अब इसी टॉपिक में, इसी पैराग्राफ में एंड पे एक दो लाइनों के अंदर मुख्तलिफ जो एलिमेंट हैं उनके आइसोटोप्स की तादाद बताई गई है। जैसे आप देखें, कार्बन के कितने होते हैं जी, 3, हाइड्रोजन के भी 3 हैं, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम वगैरह, ठीक है। इसी तरह से आप देखें ऑक्सीजन के 3 हैं, ऑक्सीजन के भी 3 हैं, कैल्शियम के 6 हैं, निकल के और कैडमियम, निकल के 6 हैं, कैडमियम 9 है, सॉरी निकल 5 है एंड कैडमियम 9 है। टिन जो है उसके 11 आइसोटोप्स हैं। ये जो आइसोटोप्स की तादाद है, इसमें से कोई एमसीक्यू जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये था आइसोटोप्स के बारे में, और उससे पहले हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को देखा। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और भी है, उसको भी देख लेते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। चलें, आई थिंक टाइम के शॉर्ट होने की वजह से उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इससे जो प्रीवियस टॉपिक था आयन एंड मॉलिक्यूलर आयन, वो एक वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकेंगे। वो किसी दूसरे चैनल पर है, किसी दूसरे वहाँ पे मैंने वो रिकॉर्डिंग करवाई थी, तो इसलिए आप उसको वहाँ से देख सकते हैं जी। ये वाला जो है, इसको उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बारे में जो भी आप सजेस्ट करना चाहें तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।